हम्म। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले थोड़ा सा कल का रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसके मेन मेन टॉपिक्स जो थे वो हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा था हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से। तो कल्चर में पहले हमने सिंपल डेफिनेशन देखी थी, सिंपल कल्चर क्या होता है, फिर उसको रिलेट किया था हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के साथ। और इसके बाद फिर हमने देखा था कि कल्चर जो है उसका हमारी परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है। सेकंड, फिर इसके बाद हमने देखा था भी दो तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कल्चर होते हैं, एक पॉजिटिव कल्चर था और एक नेगेटिव कल्चर था। पॉजिटिव कल्चर में हमने बड़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि पॉजिटिव कल्चर क्या होता है। उसको सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसमें लोग जो हैं, वर्कर जो हैं, वो सेफ्टी को इम्पोर्टेंट समझते हैं। उसको एज अ बर्डन समझ के नहीं फॉलो कर रहे होते, बल्कि उसको अपनी प्रायोरिटी देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे होते हैं, और विदाउट सुपरविजन भी वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर पॉजिटिव होगा वहाँ परफॉर्मेंस अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसी तरह से हमने नेगेटिव कल्चर को डिस्कस किया था। नेगेटिव कल्चर में क्या थी, सिंपल सी पहली बात उसने की थी कि लोगों की थिंकिंग ये होती है कि सेफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब इसके पीछे कई वजूहत हो सकती हैं। लैक ऑफ डायरेक्शंस कह लें, इंस्ट्रक्शंस कह लें, मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, प्रॉपर उनको एजुकेट नहीं किया गया होता। ठीक है। उसके अलावा जो है उनको अवेयरनेस नहीं होती, या वो उनकी सोच ही बस इस हद तक महदूद होती है कि यार जान छुड़वाओ, बस जल्दी जल्दी से काम अपना कंप्लीट करो और जो है ना साइड पे बैठ जाओ। ठीक है। तो वो नेगेटिव कल्चर को रिप्रेजेंट करता होता है। फिर अगर हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एम्प्लॉयर की प्रायोरिटी उस सिनेरियो में क्या होती है कि जस्ट प्रॉफिट अर्न करना है हमने। और वो जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ उनकी सारी तवज्जो होती है। इस वजह से वो सेफ्टी को जो है वो बाईपास करते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी वजूहात भी सारी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या वजूहात होती हैं इसकी। तो ये होता है नेगेटिव कल्चर। ठीक है। तो इसको फिर इम्प्रूव करने के वाले से हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक ऑफ फोकस में हमने देखा था कि किस तरह से हमें आइडिया होगा कि यहाँ नेगेटिव कल्चर है, तो उसमें क्या था, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें लीडरशिप की जो है वो मैनेजमेंट, लीडरशिप की तरफ से जो है वो लैक ऑफ मैनेजमेंट कह लें स्ट्रॉन्ग, और ना ही वो अपनी लीडरशिप को जो है वो शो करवा रहे होते हैं। जस्ट सिंपल अपनी ऑफिस में बैठे होते हैं और वहां से ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या ऑर्डर वगैरह देते रहते हैं, और वो कहते हैं बस हमें प्रोडक्शन चाहिए। फिर इसके बाद वहाँ ब्लेम कल्चर होता है, और हाई स्टाफ टर्नओवर रेट है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, वर्कर्स की कंसल्टेशन नहीं प्रॉपर की जाती। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिए हैं। इंडिकेटर्स हमने देखे थे, तो कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसमें इंडिकेटर्स में वहाँ एक्सीडेंट रेट्स को हम स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा सिकनेस रेट है, एब्सेंटीज्म रेट है सॉरी। और इसके बाद फिर एक मोराल का वर्ड यूज कर रहे थे हम बार बार, तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई थी। स्टाफ टर्नओवर रेट है, कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स नहीं होती वहाँ पे, और वर्किंग कंडीशन के हवाले से बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हो रही होती हैं, या फिर वो कंप्लेन्स को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं और वर्कर को कंप्लेन करने से मना कर रहे होते हैं। और अगर कंप्लेन आए भी सही तो इनको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, उस पर किसी भी किस्म का फॉलो अप, फीडबैक वगैरह या कंट्रोल मेजर्स नहीं लिए जाते। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कल पढ़ाया था मैंने आपको, इन्फ्लुएंस ऑफ द पेयर, कि पेयर ग्रुप प्रेशर क्या चीज है, पेयर ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या चीज है, इसका क्या रोल होता है, इसको किस तरह से टैकल करना है आपने। ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट के हवाले से, कि अब हमें पता चल गया कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस सेक्शन के अंदर जो मेजर 5 पॉइंट हैं वो मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ, फिर इंडिविजुअली हर एक चीज को हम जाके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इफ अ क्लियर कमिटमेंट हैज बीन मेड बाय द मैनेजमेंट विद विजिबल लीडरशिप। अब स्टार्ट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे बात आती होती है, या कोई ऐसा काम जो मैनेजमेंट के करने का होता है, तो उसमें हमेशा लीडरशिप की कमिटमेंट जरूरी होती है। अगर आपकी लीडरशिप कमिटमेंट नहीं शो करवाएगी तो इसका मतलब यह है कि वो बॉटम तक जो है वो चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी, और ना ही वर्कर्स उस चीज को फॉलो करेंगे और ना नेसेसरी समझेंगे। फिर इसके अलावा दूसरी क्या चीज थी, स्टाफ का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका प्रोफेशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कंपिटेंसी के हवाले से मैंने आपको केट का एक क्राइटेरिया बताया था, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सम टाइम्स कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिन तक बात पहुंचती नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हमें प्रॉपरली कह लें आप, हर एक इंडिविजुअल जिस जिस लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करता है या जिस मेथड को वो अंडरस्टैंड करता है, उस मेथड के अंदर उस तक वो मैसेज पहुंचाना है। क्योंकि वर्कर जो है वो हमारी वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, डेट्स मीन वो हमारी वर्क प्लेस का हिस्सा है। उसके किसी भी अनसेफ एक्ट करने से ना सिर्फ उसको नुकसान होगा, बल्कि साथ काम करने वाले वर्कर्स को नुकसान होगा, एज वेल एज प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी नुकसान होगा। तो उस तक बात को पहुंचाना और इस चीज को इंश्योर करवाना कि उसने बात पिक कर लिया और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट फील्ड में इस चीज को अप्लाई भी करेगा, तो ये चीज करना बड़ी जरूरी है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नोटिस बोर्ड्स वगैरह हैं, पोस्टर, टूल बॉक्स, टॉक्स, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। और लास्ट पे फिर ट्रेनिंग के हवाले से बात होगी कि ट्रेनिंग क्यों करवाना जरूरी है, किन किन टॉपिक्स पे करवाना जरूरी है, ट्रेनिंग का मेथड क्या होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है किस किस सिचुएशन में ट्रेनिंग करवाई जाती है, ये चीज भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि मैनेजमेंट से स्टार्ट हो रही है। ऑब्वियसली सी बात, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट से। तो कहता है कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप के वाले से कह रहा है, मैनेजमेंट कमिटमेंट स्टार्ट्स एट वेरी टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसकी कमिटमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, टॉप से। सीनियर मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द लीडरशिप नेसेसरी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट मैनेजर्स एट ऑल लेवल टू परस्यू हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिगोरसली। This is done by establishing health and safety or establishing the organization health and safety policy with clear aims and objective to be achieved। तो जब टॉप मैनेजमेंट की बात होती है तो हमने चैप्टर नंबर 2 में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि मैनेजमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वहां पे क्लियर पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनाने के बाद उसको कम्युनिकेट करना, रिटर्न फॉर्म में लेके आना। और आईएलओ की रिकमेंडेशन भी थी कि रिटर्न फॉर्म में और उस लैंग्वेज में लिखी जाए जिसको वर्कर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो क्योंकि पॉलिसी जो होती है वो स्टार्ट हो रही होती है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कह लें कि फाउंडेशन स्टोन है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस वहां हो रहा होता है। आप वर्कर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पॉलिसी में डिफाइन कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आपकी होती है, ईच एंड एवरी डिटेल आपकी पॉलिसी में होती है। तो अगर आप पॉलिसी के अंदर इस चीज को नेसेसरी करें, मैंडेटरी करें और इसके वाले से क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें पॉलिसी के अंदर, तो ये चीजें इस पॉलिसी से क्या शो होगा, मैनेजमेंट की कमिटमेंट शो हो रही होगी। वो इंप्लीमेंट करने की तरफ हम बाद में आएंगे। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने कमिटमेंट देखनी है इसकी लीडरशिप की, टॉप मैनेजमेंट की, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिसी अच्छी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी जो हो, किसी भी हवाले से वहां पे कोई भी डिसीजन लिया गया हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई हो, तो उसमें सेफ्टी को ब्रीच ना किया गया, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इट इज आल्सो क्रिटिकल दैट दी, फिर दूसरी बात यह है कि जब टॉप मैनेजमेंट अपनी लीडरशिप और कमिटमेंट शो करेगी तो वो किसको इंस्पायर कर रहे होंगे, अपने जूनियर्स को यानी मैनेजर्स को। फिर मैनेजर जो है आगे वर्कर्स को साथ लेके चलेंगे। तो इस तरह से ये पूरी जो है वो हायरार्की काम करती है। इस पूरी हायरार्की को एक सिंपल सी एग्जांपल देके मैं समझाता होता था, क्योंकि मुझे इस फील्ड का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। कि अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाए ना, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, फार्मा की कंपनीज जो हैं, तो उसमें क्या सिचुएशन होती है कि एक उनका बीएम होता है, बिजनेस मैनेजर। वो पूरे आप कह लें कि रीजन का होता है या पूरे प्रोविंस का होता है वो। फिर उस प्रोविंस के अंदर डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उसके अंदर वो सेल्स मैनेजर उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। फिर सीनियर सेल मैनेजर, फिर सेल मैनेजर, सेल मैनेजर के बाद फिर रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर के बाद फिर जो है आपकी क्या कह लें कि जूनियर जो होते हैं वो आगे। उसके बाद फिर उनके ये जो मेडिकल रैप है, एमआई, मेडिकल इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह से हायरार्की काम करती है कि अब वो जो साल के बाद उनका वो जो टारगेट उनको मिलता है किसी भी बीएम को, तो वो उसको उनको वो करोड़ों रुपए में टारगेट दे देते हैं, पूरे इलाके में से भी आपने इसकी करवानी है, पंजाब पूरा है या सिंध पूरा है। फिर वो टारगेट उनका जो है वो डिवाइड होता जाता है। ठीक है, फिर मंथली बेसिस पे वो मीटिंग्स बुलाते हैं। हम लोग भी मीटिंग पे जाया करते थे। उस मीटिंग का पर्पस क्या होता है, उसमें हमने उन्होंने सबसे पहले उन्होंने हमारी प्रोग्रेस को चेक करना है। प्रोग्रेस चेक करने के बाद जो हमारी लैग लैग पॉइंट है, जहां पे हमारी परफॉर्मेंस लैग कर रही है, ठीक है, टारगेट्स हमारे अचीव नहीं हो रहे, तो उस हिस्से को इंडिविजुअली वो हर एक वर्कर के साथ यानी अपने हर एक बंदे के साथ वो उस चीज को डिस्कस करेंगे कि आपका यहां से ऑर्डर नहीं पूरा हो रहा, ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। फिर उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद लास्ट पे फिर वो मोटिवेट भी करते हैं। फिर
बड़ी एक सक्सेस स्टोरी। और फिर इनकी मोटिवेशन की बड़ी एक टेक्निक होती है। आपको 5 स्टार होटल के अंदर जो है ये आपको बुलाएंगे, मीटिंग्स वहां अरेंज करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद दुबई के टूर्स देते हैं, ये विजिट करवाते हैं आपको। उसके बाद आपको जो है ना, अब लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त जॉब कर रहा है, तो उसने अपना टारगेट अचीव किया, तो उसको यहाँ से इस्लामाबाद उसकी मीटिंग थी, आई थिंक सो। तो पत्नी बहावलपुर से या फैसलाबाद से उसको बाय एयर उन्होंने टिकट प्रोवाइड की। वहां से जनाब वो एक शशका एक किस्म की जी, आसपास की आप कह लें कि जितनी भी उसकी कम्पिटेंट थी कंपनियां, उसकी कंपिटेटर्स थी, उनके अंदर एक वो वाह वाह होगी जी, वो तो अपने वर्कर को जो है वो बाय एयर बुलाते होते हैं मीटिंग के लिए। फिर उसके बाद 5 स्टार होटल पे खाना चलता होता है, ये वो। तो ये चीजें क्या कर रही होती हैं, वर्कर्स को मोटिवेट कर रही होती हैं। आपको पता है आजकल हर बंदा स्टेटस का दौर है, हर बंदा फ्लेक्स करता है। तो वर्कर की तरफ से, आपकी मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो क्या चाहिए, कमिटमेंट शो हो, और वो वर्कर को, अपने मैनेजर्स को साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करें, मोटिवेट भी करें इस हवाले से। क्योंकि जब आप उनको मोटिवेट करेंगे वर्कर के हवाले से, जब उनकी कंसर्न्स का भी आप ख्याल करेंगे, देन अल्टीमेटली आपकी कंपनी जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट इज विजिबल लीडरशिप। If management are never seen taking an active interest in the safety issues, then there will be an assumption that they are not interested. Individual manager must show their commitment to health and safety to their staff, and this help create a local health and safety culture. ठीक है। अब यानी विजिबल लीडरशिप के हवाले से वो ये बता रहा है। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम उधर काम करते होते थे ना, तो हमारा सुपरवाइजर जब आता होता था, अब हम एक ना कॉलम के अंदर काम कर रहे थे। तो कॉलम के अंदर क्या था कि वर्कर्स नीचे जाते थे, वेल्डिंग हो रही थी, उसमें कटिंग ग्राइंडिंग चल रही थी। उसकी ना इनर स्क्रीन और आउटर स्क्रीन उस कॉलम के अंदर वो कॉलम बेसिकली था, रिएक्टर था, वो रिएक्टर का एक कॉलम था। तो उसमें 2 स्क्रीनें लगी हुई थी, फिल्टर जिसको कह लें, उनको रिमूव करके वो रिप्लेस करके न्यू डालने थे उन्होंने। तो अब उसकी कटिंग करवानी थी, वो बहुत पुराना डिजाइन था, तो वो मतलब कि उसमें कोई बोल्ट वगैरह नहीं थे, वो फिक्स वेल्ड हुआ हुआ था, और उसको काट के उन्होंने निकालना था। तो अब क्या होता था कि वो वहां पे जो सुपरवाइजर होता था उसने क्या करना, इधर उधर देखना, सेफ्टी वाला नहीं है, और हम भी नहीं होते थे, हमें वर्कर बताते थे। तो उसने बगैर हार्नेस के, बगैर उसके जो है ना पीपीस के, उसने जल्दी से नीचे जाना और इंस्पेक्शन करके लड़के को कहना यार तू इधर खड़ा होके देख, और जो है ना मैं भी आ गया बस। ठीक है। तो अब इस चीज का, अब ठीक है उसने अपना काम भी कर लिया और उसको किसी ने कुछ कहा भी नहीं, ना ऑब्जर्वेशन कोई आई, लेकिन इसका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है, इसका बैड इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि वर्कर्स ने उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब लड़के उनको कहते भी थे कि यार प्लीज आप पीपीस पहन लें, लेकिन कहते थे यार हम है ना, तुम हम जवाब दे लेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है। उसके अलावा हाउस कीपिंग नहीं करनी प्रॉपर उन्होंने, जो भी कवरऑल, डिस्पोजेबल कवरऑल होनी थी वो उसके अंदर ही फेंक देते थे। तो प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह उसके अंदर, मास्क फेंक देना। तो जब उसकी क्लीनिंग करवाई तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। बताने का मकसद ये है कि जब सुपरवाइजर इस तरह का काम करेगा, मैनेजर इस तरह का काम करेगा, तो वर्कर उसी को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। तो विजिबल लीडरशिप कैसे शो होती है कि छोटा सा भी काम होगा, आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। बगैर प्रोसीजर के आप कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे कोई आपको देख रहा है, चाहे आपको कोई नहीं देख रहा। ठीक है। जो रूल एक वर्कर के लिए है वही रूल एक सुपरवाइजर के लिए, वही एक मैनेजर के लिए है। यानी सेफ्टी के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि जान तो दोनों की कीमती है, चाहे वर्कर हो चाहे वो मैनेजर हो। ठीक है। तो अब विजिबल लीडरशिप को किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है उसके हवाले से हमारी निबोश क्या कहता है। वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सेफली बिहेव करना है। ठीक है। उनका रवैया, क्योंकि सेफ्टी एक कॉमन सेंस है, अगर आप उसको सिंपल वे में लेके चलेंगे तो ये अल्टीमेटली चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। आपने सेफली बिहेव करना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना। क्या अब बिहेवियर से क्या मुराद है, सिंपल सी लॉजिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्रेन लगी हुई है, लिफ्टिंग एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है। वर्कर क्या करते हैं, सुपरवाइजर क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में बैरिकेड है, टेप को ऊपर किया, उसके नीचे से गुजर के साइड से इधर उधर इक्विपमेंट के अंदर से गुजरते 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 अपने तरफ अपने काम पे जाते हैं। हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आप कभी भी लाइव इक्विपमेंट में या किसी जगह पे अब उन्होंने बैरिकेशन की हुई है, तो बैरिकेशन तो करने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर ना आए। ठीक है। अगर आप उसके अंदर गुजर रहे हैं, उसको ऐसे ऊपर उठा के नीचे से गुजर रहे हैं, उसका फायदा ही कोई नहीं लगाने का फिर। तो बिहेवियर हमारा जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैनेजमेंट है उसको अपनी लीडरशिप को शो करवाने के लिए अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिहेवियर उनका ठीक होना चाहिए। फिर इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी अब
डेली जो मीटिंग्स हैं या इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो वर्क प्लेस के ऊपर होता है वो होता है टीबीटी के अंदर आना। सुबह के टाइम जब मैस टीबीटी होती है, सारे के सारे वर्कर जब वर्क प्लेस के ऊपर पहुंचते हैं तो सुपरवाइजर्स होते हैं वहां पे, एचएससी लीड होता है, एचएससी ऑफिसर्स होते हैं सारे, ठीक है, मैनेजर्स। तो उस टाइम हर बंदा वहां पे मौजूद होना जरूरी होता है। अगर मैनेजमेंट का भी, टॉप मैनेजमेंट का कोई हाई रैंक का बंदा भी उसके अंदर आ रहा है, टीबीटी के अंदर आ रहा है, तो डेट्स मीन के वो अपनी कमिटमेंट को शो कर रहा है और उसके वहां आने का मकसद भी यही है कि वो इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो ये समझता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो अपनी बाकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज को साइड पे करके सबसे पहले सुबह की मीटिंग में या टीबीटी में आ रहा है। तो हम भी ये चीज साइड के ऊपर ऑब्जर्व करते थे कि सारे के सारे जो हायर पोस्ट के बंदे होते थे वो आते होते थे टीबीटी के अंदर। फिर हफ्ते बाद होती थी, उसके अंदर और ज्यादा बड़ी मैनेजमेंट से एग्जीक्यूशन लीड आया हुआ होता था, प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता था क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, क्लाइंट का एचएससी मैनेजर आ जाता था हफ्ते 2 हफ्ते बाद, जो उन्होंने मैस टीबीटी करवानी होती थी। तो ये सारी जो वो स्टेप्स ले रहे होते हैं वो किस लिए ले रहे होते हैं कि वो ये जस्ट ये शो करवाना चाहते हैं कि सेफ्टी इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद टूर्स के अंदर ऑब्वियसली सी बात है, हर हफ्ते उनका टूर होता है, या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या सम टाइम्स सरप्राइज टूर वो कर लेते हैं। टीम सारी इकट्ठी होती है और पूरी वर्क प्लेस का वो टूर करते होते हैं, उस पर इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, वर्कर्स को देखते हैं कि वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। रैंडमली किसी वर्कर को बुला के उसको पूछा, हाँ भी बताओ आज सुबह टीबीटी ली थी आप लोगों ने या नहीं? वो कहेंगे जी ली थी हमने। तो वो फिर पूछते हैं क्या सेफ्टी रिमाइंडर क्या था सुबह का, आप बताएं, आपको कुछ याद है कि सुबह आपको क्या सेफ्टी रिमाइंडर दिया जाता है? असल में रूटीन ये होती है, यानी अक्सर प्लांट्स पे इसी तरह ही होता है कि सुबह के टाइम ना एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी शटडाउन प्रोग्रेस या अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ जॉब। तो उस टॉपिक को ना सुबह वर्कर को रिमाइंड करवाया जाता है, उसके बारे में जितने हैजर्ड्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, ठीक है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो सारे वर्कर को बताते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब शटडाउन स्टार्ट हो रही है, शटडाउन स्टार्ट हो रही है तो मोबिलाइजेशन का काम होगा, मटेरियल शिफ्टिंग हो रही है, वर्क प्लेस के अंदर मटेरियल लेके जा रहे हैं, उसको वहां पे स्टोर कर रहे हैं। सम टाइम्स आइसोलेशन हो रही है कुछ जगहों पे, ब्लाइंडिंग डी ब्लाइंडिंग आ रही है उसके अंदर। तो अब उसके मुताबिक वो अपना रिमाइंड टॉपिक जो सेफ्टी का टॉपिक होगा ना उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अब शटडाउन पीक पे है, तो पीक पे जब होती है उस टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हॉट वर्क हो रहा होता है, लिफ्टिंग हो रही होती है, उसके अलावा आप कह लें कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसके अलावा स्कैफोल्डिंग की वर्क एट हाइट हो रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब शटडाउन एंड हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तो उस टाइम भी वो लोग क्या करते हैं कि अपना टॉपिक क्या सिलेक्ट करते हैं कि अब डीमोबिलाइजेशन होगी, मटेरियल शिफ्टिंग होगी, प्लांट से बाहर मटेरियल आएगा, वर्कर्स ने उस टाइम वर्कर जो है वो मोस्टली काम नहीं करना चाह रहे होते। तो उस सिचुएशन में भी फिर वो क्या करेंगे, वो उनको बताते हैं कि आपने अगर काम नहीं करना तो वहां पे फिर भी आपने छुप के नहीं बैठना, रेस्ट शेल्टर के अंदर बैठे, ठीक है, और धूप में ना बैठे या छुप के जगहों पे ना बैठे, ऐसी जगहों पे बैठे जहां आपको प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया रेस्ट शेल्टर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से यानी वो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन अकॉर्डिंग टू दी शट डाउन प्रोग्रेस, आप कह लें उसको, विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार उनको रिमाइंडर देते हैं। फिर उनको मोटिवेट भी बाकायदा तौर पे किया जाता है, कोई बच्चा कोई बंदा वर्कर जो है वो अच्छा जवाब देता है, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है, तो उसको वो शर्ट्स देते हैं अपने प्रिंटेड जो होती हैं, कैप मिलती है, वाटर बॉटल मिलती है, इस तरह की डिफरेंट गिफ्टिंग की जाती है ताकि वर्कर मोटिवेटेड भी रहे और वो डेली टीबीटी में अटेंशन दे, चीजों को सीखे, लर्न करे, ठीक है, नॉलेज गेन करे। तो ये इस तरह से वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंप्रूव भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा प्रमोटिंग चेंजेस टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्फोर्सिंग दी कंपनी सेफ्टी रूल्स। और अल्टीमेटली क्या है कि अगर इन किसी केस आप कह लें कि किसी भी सिनेरियो में वर्कर जो है वो उसकी कंप्लायंस नहीं शो होती और वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फिर उसके खिलाफ कोई वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है कि आप ओवर टाइम काट लेते हैं, समटाइम्स उनकी एब्सेंट मार्क कर देते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा मेजर हो, लाइफ सेविंग रूल्स उसने तोड़े हुए हो, तो उस सिचुएशन में फिर उनको प्लांट से भी बैन कर दिया जाता है, ये भी रिजल्ट होता है। या कतर बैन भी कर देते हैं, या सऊदी बैन हो जाएगा वो बंदा, कोई मेजर रूल की उसने खिलाफ वर्जी की हो, तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो यही निकलता होता है, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ऑन द लास्ट पॉइंट मैनेजर मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स दी करेक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। They must be able to praise and reward good behavior and they must be able to challenge and correct poor safety related behaviors, ठीक है। Workers must not be allowed to carry out their work unsafely without being challenged। और इसके बाद वो कह रहा है कि if this is allowed to persist
द मैनेजमेंट विल क्विकली लॉस द एबिलिटी टू चैलेंज एनी अनसेफ बिहेवियर एंड विल बी अनएबल टू इन्फोर्स डिसिप्लिन। यानी इसमें वो यही बता रहा है कि जहां पे भी कोई अनसेफ काम हो, फौरी तौर पे उसको रोका जाए। अगर आप उसको रोकते नहीं हो, उसको करने देते हो, तो वर्कर्स की आदत हो जाती है, वो नेक्स्ट टाइम भी वो करेंगे, फिर आप उनको रोक नहीं सकते। वो आपको फिर वही बताएंगे, वहां तो आपने अलाउ कर दिया था, तो अब आप हमें क्यों नहीं करने दे रहे। तो कोई भी अनसेफ काम या पुअर बिहेवियर देखें वर्कर्स का, तो उसको फौरी तौर पे आपने एड्रेस करना है, फौरी तौर पे उस मसले को हल करना है। ठीक है, ताकि अगर आप उसको हल नहीं करेंगे तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट समटाइम्स वर्कर हैव टू बी टेकन इनटू फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फॉर failure to comply with the safety requirements. In some cases their behavior may be so bad that this result in the dismissal of the gross misconduct। यानी उनका बिहेवियर भी अगर ठीक नहीं है इस हवाले से, और अगर वो नई बात को फॉलो कर रहे, तो उनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, क्योंकि लीडरशिप नाम ही इस चीज का है कि जब एक बंदा गलत काम करे उसको रोका जाए, उसको सजा दी जाए, ताकि दोबारा वो रिपीट ना हो। ठीक है, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे फिर कोई फायदा नहीं आपके लीडर होने का या वहां प्रॉपर प्रोसीजर बनाने का। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, वो क्या है, कॉम्पिटेंट वर्कर्स। हम पढ़ क्या रहे थे, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो इंप्रूवमेंट के हवाले से हमने सबसे पहले कहा था कि इंप्रूवमेंट कहां से स्टार्ट होती है, मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से। अब उसके बाद जब मैनेजमेंट को हमने एड्रेस कर दिया, तो आईएसओ 45001 का आपको पता था कि जो उसका हार्ट था, जो इसका दिल था, वो क्या था, वर्कर की पार्टिसिपेशन और लीडरशिप की कमिटमेंट जो है, या टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट। तो अब हमने उसको डिस्कस किया, तो अब हम वर्कर को भी लाजमी डिस्कस करेंगे कि वर्कर का भी कंपिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि अ कंपिटेंट पर्सन इज अ पर्सन हु हैज सफिशिएंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अदर एबिलिटीज और स्किल्स टू बी एबल टू कैरी आउट देयर वर्क सेफली एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। यानी कंपिटेंट वर्कर वही है जिसके पास क्या हो, ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो और एबिलिटी भी हो। अब वो काम करने की सलाहियत, अब उसके पास सारा कुछ है लेकिन एबिलिटी नहीं है, एज काफी ज्यादा हो गई है, 45-50 प्लस हो गया, अब वो काम ही नहीं कर सकता, कॉलम नहीं चढ़ सकता वो। ठीक है, उसका सांस फूल जाता है, उसकी शुगर का मसला है, तो इस तरह के वर्कर्स को वो लोग अलाउ भी नहीं करते। तो इसलिए वो कह रहा है कि वर्कर के अंदर काम करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू इंश्योर। अब कंपिटेंसी को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की, क्योंकि हायर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ही कर रहा है। एक दफा आपने हायर कर लिया, दैट्स मीन कि वो आपकी कंपिटेंसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तभी तो आपने उसको हायर किया। ठीक है, अब बाद में आप उसको ब्लेम कर रहे हो, यार तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, तो ये एक वो फजूल बात है। ठीक है, तो जब आपने उसकी हायरिंग करनी है, तब आपने इस चीज को प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑब्जर्व करना है कि क्या ये बंदा हमारी वर्क प्लेस पे काम करने के हवाले से कॉम्पिटेंट है भी सही या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद वो यही कह रहा है कि द मोर कॉम्पिटेंट द वर्कर द बेटर एबल दे विल बी टू डू देयर जॉब सेफली। जितना बंदा कॉम्पिटेंट होगा उतना ज्यादा ही वो काम को सेफ्टी से परफॉर्म करेगा। दिस हैज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन competence द एम्प्लॉयर में चेक क्वालिफिकेशंस, रिक्वेस्ट रेफरेंसेस और वेरीफाई द मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज। वही बात है कि अब उसके सर्टिफिकेशंस को चेक किया जा सकता है, उसके एक्सपीरियंस लेटर्स को आप चेक करें, उससे क्वेश्चनिंग करें, इंटरव्यू करें। ठीक है, और उसके अलावा ये भी चेक किया जा सकता है कि ये बंदा कितनी प्रोफेशनल बॉडीज का मेंबर है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आयोश का सर्टिफाइड मेंबर है वो, निबोश का है। अगर हम प्लांट के हवाले से बात करें, ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करें, एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें, तो अरामको सऊदीया का जो एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि अरामको इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कतर की अगर हम बात करें, तो कतर के अंदर जो है वो शेल प्लांट बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। ये डॉल्फिन एनर्जी है, कतर एनर्जी, एलएनजी, कतर एनर्जी साउथ है, ये सारे यानी अच्छे प्लांट माने जाते हैं ये। ठीक है, तो अब आप जब उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स देखेंगे या उसकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि यार इस बंदे ने मल्टीपल साइट्स के ऊपर काम किया। इसी तरह से दास आइलैंड एक है, ठीक है, यूएई के पास होता है, ये अबू धाबी के अंडर आ रहा होता है। बड़ा आप कह लें कि दुनिया के खतरनाक तरीन, सबसे ज्यादा खतरनाक प्लांट है जो दास है, और आइलैंड है पूरा, उसी आइलैंड के अंदर ही जो है वो प्लांट बना हुआ है। पहले वहां पे जेल होती थी, आई थिंक सो ये ईरान के अंडर होता था, तो ईरान ने फिर ये अबू धाबी को दे दिया, और फिर उन्होंने वहां पे डिस्कवर किया, वहां पे बहुत बड़ा आप कह लो कि एक रिजर्वायर है इसका, ऑयल एंड गैस का। तो लेकिन ये है कि वहां H2S की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल 5-6 ppm पे हमने सुना है कि वहां पे होती है, कभी काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आइडिया हो जाए आपको। तो अब दास पे जिस बंदे ने काम किया उसका कंसिडर किया जाएगा, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। उसमें तो रूल उनका ये होता है 2.5-3 महीने बाद वर्कर ने वहां से इवैक्यूएट करना होता है।
लाजमी, और बाय एयर या बाय शिप्स वो वहां पे आइलैंड पे जाते होते हैं। वहां पे बियर्ड वाले बंदे को अलाउ नहीं करते, वो दाढ़ी क्लीन शेव, क्योंकि वहां पे स्काबा पहनना होता है आपने, सेल्फ कॉन्टेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, क्योंकि H2S होती है बहुत ज्यादा। तो उसमें फिर वो स्काबा जो है आपके फेस पे फिट नहीं आता होता, इसलिए उनकी प्रेफरेंस होती है, बल्कि वो लेके ही उस बंदे को जाते हैं जिसकी दाढ़ी नहीं होती। ठीक है। तो ये सिचुएशन थी, यानी आपको मैंने आइडिया दिया है कि अब जो बंदा जिसने वहां काम किया है इतने ज्यादा हैजार्डियस एनवायरनमेंट में और क्रिटिकल सिचुएशंस को उसका एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है वो एक कॉम्पिटेंट वर्कर होगा। तो इस तरह से आप उसकी कॉम्पिटेंसी का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि दिस मीन्स दैट द मैनेजर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी implications. This is often overlooked. For example, if a manager is in control of a warehouse, then they must understand the difference between safe and unsafe forklift truck driving. अब वो यही बता रहा है कि अगर जब कंपिटेंट एक सुपरवाइजर की भी अगर हम बात कर लें, अगर वो किसी वेयर हाउस का एक सुपरवाइजर है या मैनेजर है, तो उसको चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसको पता हो कि सेफ फॉरक्लिफ्ट का यूज कौन सा है और अनसेफ कंडीशंस कौन सी हैं, क्योंकि अगर उनको इन दोनों में फर्क नहीं पता होगा तो वो उस चीज को एड्रेस नहीं कर सकेगा। तो किसी भी काम की सेफ कंडीशन और अनसेफ कंडीशन का आपको नॉलेज होगा, तभी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सेफली हो रहा है या अनसेफ काम हो रहा है। तो इसके बाद वो कहते हैं दे डू नॉट नीड टू बी एबल टू ड्राइव अ फोरक्लिफ्ट ट्रक देमसेल्फ, बट दे मस्ट हैव टू सफिशिएंट नॉलेज टू स्पॉट गुड एंड पुअर बिहेवियर व्हेन दे सिट। हाँ, अब इसमें एक चीज वो हाईलाइट कर रहा है, अब हम सेफ्टी ऑफिसर हैं या ये बंदा जो है वो एक सुपरवाइजर है, तो अब सुपरवाइजर होने का मतलब ये नहीं है कि उसको फोरक्लिफ्ट चलाना भी आना चाहिए, या कोई बंदा मैकेनिकल सुपरवाइजर है तो उसको ग्राइंडर भी चलाना आना चाहिए, उसको जो है आप कह लें जी सारे काम, इस तरह नहीं होता होता। जो बंदा सुपरवाइज कर रहा होता है उसको चीजों का नॉलेज हो। अब हम सेफ्टी के बंदे हैं, हमें क्रेन तो नहीं चलानी आती, लेकिन हमें नॉलेज है चीजों का कि सेफ लिफ्टिंग क्या है, अनसेफ लिफ्टिंग क्या है। हम स्कैफ फोल्डिंग का नॉलेज हम नहीं रखते, लेकिन हमने स्कैफ फोल्डिंग को भी चेक करना होता है। तो जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको वो काम नहीं उसने डायरेक्ट करना होता, उसने जस्ट चीजों को ऑब्जर्व करना होता है और सेफ और अनसेफ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके उन पे प्रॉपर कंट्रोल मेजर लगाने होते हैं, ताकि वर्कर्स जो हैं उससे सेफ रह सकें। ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे बताया, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के हवाले से है। ठीक है। कम्युनिकेशंस के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं इसको, फिर न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे जी। ओके। तो कहते हैं जी, अब जाहिर सी बात है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कम्युनिकेट करने के वाले से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। हमने दो टॉपिक्स पढ़े, तो अब कम्युनिकेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू दी रेसिपिएंट। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि सेंडर से रेसिपिएंट तक इंफॉर्मेशन को डिलीवर करवाना, उस तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन कहलाती है। टू बी ट्रूली इफेक्टिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन हैज टू बी ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मौसर बनाना चाहते हैं, इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, तो उस चीज उसके लिए ये एक नेसेसरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट भी प्रॉपर हो। देन उसके बाद जो बंदा उसको रिसीव कर रहा है वो उसको प्रॉपरली रिसीव भी हो, यानी उसको, यानी रिसीव करने से मुराद यहाँ पे ये है कि दरमियान में कोई डिस्टॉर्शन ना हो या मिसकम्युनिकेट ना हो या उसको कुछ और समझ ना आ रही हो। ठीक है। और फिर उसको इंटरप्रेट भी वो प्रॉपर तरीके से करे, जो हम उसको बताना चाह रहे हैं वो वही समझे। वो जिस तरह वो मिसाल देके समझाया जाता है, वो एक बादशाह था, तो वो उसके पास जो है ना वो उसके खिलाफ दूसरे बादशाह ने जंग की। तो अब वो उसकी सरहद पे पहुंच गए, पहले बादशाह की सरहद पे दूसरे वाला बंदा अपनी फौज लेके, तो उसका वजीर आया कि बताओ क्या करना है, फौज आई खड़ी है। तो उसने कहा रोको मत, आने दो। अब वजीर ये समझा कि रोको मत और उसको आने दो। ठीक है। हालांकि वो ये कह रहा था कि उसको रोको मत, आने ददो। तो यानी ये चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बंदा उसको अंडरस्टैंड भी प्रॉपर तरीके से करे। ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के हवाले से तीन मेजर, देयर आर थ्री प्रिंसिपल डिलीवरी मेथड्स फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, वर्बल, रिटर्न और ग्राफिक। ठीक है। अब अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, यूज द स्पोकन वर्ड्स।
आप बोल के बता रहे होते हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही होती हैं, कोई आपके दरमियान कोई मीडियम नहीं होता जैसे कोई टेलीफोन है या इस तरह नहीं, आप फेस टू फेस बंदा आपके सामने होता है, आप उससे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मीटिंग्स हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हैं, इंटरव्यूज है, ट्रेनिंग सेशन है, और बाय टेलीफोन और ओवर पब्लिक, यानी टेलीफोन को भी इसने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, या अनाउंसमेंट वगैरह आप करें, यानी इसमें आप डायरेक्टली बंदों को एड्रेस कर रहे हैं बात करके। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जबान से आप बोल के लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, वो उसमें लेकिन यह है कि टेलीफोन में भी डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी किसी भी उसमें आप उसको डायरेक्टली एड्रेस कर रहे होते हैं। दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, सबसे इजी होती है। ठीक है, आप फेस टू फेस बंदे को बिठा के या उसको डायरेक्ट बात कर रहे हो। ठीक है, बट देयर आर वेरियस लिमिटेशंस एसोसिएट विद दिस मेथड इफ वर्बल कम्युनिकेशन इज टू बी यूज्ड टू कन्वे सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू दी वर्कर्स, दीज लिमिटेशन मस्ट बी ओवरकम। यानी अगर आप किसी क्रिटिकल इशू के ऊपर वर्कर्स के साथ बात कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपने लिमिटेशंस को लाजमी ओवरकम करना है। अब हम दोनों चीजों को कंपेयर कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। वर्बल कम्युनिकेशन के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले ये पर्सनल है, बंदा खुद ब खुद वन टू वन भी कर सकता है या आमने सामने बातचीत हो सकती है। क्विक है, फौरी तौर पे आप बंदों को बुलाएं, कोई अनसेफ काम कर रहे हैं उनको बुलाएं, बुलाने के बाद उनको बताएं यार ये आप गलत कर रहे हो, इसको इस तरह से करो। डायरेक्ट है, अलाउ फॉर चेकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको आइडिया भी हो सकता है कि उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग कितनी सारी डेवलप हुई है, यानी आपसे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि यार आपको समझ आई है या नहीं, अगर आपको नहीं समझ आई आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर अगर वो कहते हैं मुझे समझ आ गई, आप फौरी तौर पे उससे क्वेश्चन पूछ के आपको आइडिया हो जाएगा यार बाकी इस बंदे ने मेरी बात पिक की है या नहीं की। फिर इसमें आपको फीडबैक फौरी तौर पे मिल जाता है, वही बात क्वेश्चनिंग से। फिर अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी दोनों बंदे अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, दोनों पार्टीज जो है वो अपनी जो बातें हैं वो खुल के एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। यूजुअली अलाउ फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बाय मीन ऑफ टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। इसमें एक और बड़ी चीज मैटर कर रही होती है कि आप यानी अपनी वॉइस की टोन को चेंज करके, अब जब आपने बात को जरूरी बात है उस पर आप जोर देंगे, ऊंचा आपका लहजा हो जाएगा, आप फेशियल एक्सप्रेशन आपके बता रहे होंगे, बॉडी लैंग्वेज से आप इन चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हो, आई कांटेक्ट आपका होगा। तो इस तरह से भी आप यानी बात की मुताबिक आप अपनी टोन ऑफ वॉइस को चेंज करेंगे, उन सारे एक्सप्रेशंस को जब चेंज करेंगे तो वर्कर को भी इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि बात जरूरी हो रही है, इंपॉर्टेंट हो रही है। इस हवाले से मैं अब आप वसल्लम जो थे जब वो जरूरी बात करते होते थे, जो इंपॉर्टेंट बात होती थी वो टेक से यानी सीधे होके बैठ जाते थे। ठीक है, और जब वो बात करते होते थे जो इंपॉर्टेंट बात होती थी तो उसमें वो क्या है कि उनकी रोब हो जाता था आवाज के अंदर, मिंबर के ऊपर वो, यानी यहां तक भी आया गया है कि वो जब बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं। तो ये यानी टोन ऑफ वॉइस जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है आपकी। अच्छा खैर, तो लिमिटेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिमिटेशंस हैं, एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, ऑब्वियसली सी बात है कि मल्टीपल लोकेशन से, रीजन से, कंट्री से लोग काम करने आए होते हैं तो वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मोस्टली उसमें कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन आपकी ऑलमोस्ट 50 to 60% वर्कर ऐसे भी होते हैं वहां पे, 40 50 60 की रेंज में एवरेज वर्कर, कि जिनको इंग्लिश प्रॉपर समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के आपको पता है मोस्टली फिटर फैब्रिकेटर ये जो लेबर लेवल के लोग हैं इनको इंग्लिश नहीं आती होती इस तरह से। फिर जार्गन में नॉट बी अंडरस्टूड, जार्गन कहते होते हैं टेक्निकल वर्डिंग को, जैसे पीपीईज हैं, अब ये हमारी सेफ्टी की एक है, तो ये हर बंदा नहीं समझ सकेगा। ठीक है, एसएसडब्ल्यू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है हमारा, या आईएसओ हम कह रहे होते हैं या आईएलओ कह रहे होते हैं, तो यार बंदा नहीं समझ सकता। तो ये इस तरह की टेक्निकल चीजें जो हैं वो आप कह लें कि समटाइम्स आम वर्कर को समझ नहीं आएंगी। फिर स्ट्रॉन्ग एक्सेंट और डायलेक्ट में इंटरफेयर इंटरफेयर, यानी एक्सेंट समटाइम, अब आपने कभी ब्रिटिश की सुनी है इंग्लिश, ब्रिटिश एक्सेंट में और अमेरिकन एक्सेंट में बहुत फर्क है। अमेरिकन एक्सेंट जो है वो समझ जल्दी आ जाता है, ब्रिटिश एक्सेंट तो बहुत ज्यादा, एक तो वो हाफ हाफ वर्ड बोल रहे होते हैं जैसे वॉच वॉच, ठीक है, तो स्पीड में बोलते हैं तो वो समझ नहीं आती आपको। बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकती है। ठीक है, जो रेसिपिएंट सुनने वाला है उसको हियरिंग प्रॉब्लम भी तो हो सकता है उसको सुनने में मसला हो। मैसेज में भी एम्बिगुअस, यानी आपका जो मैसेज है वो उन्होंने उसको गलत इंटर यानी इबहाम हो उनको। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा जो है आप कह लें कि जी इबहाम से मुराद यही है कि आप कुछ कह रहे हो उनको कंफ्यूजन पैदा हो गई उनको,
उसके अलावा जो है वो रेसिपिएंट में मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत समझ आई हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुंची हो, कुछ बात समझ आई हो कुछ मिस हो गई हो, चीजों को भूल सकता है वो बंदा जो आपने उसको बताई है। और फिर आपके पास उस चीज का कोई रिटर्न प्रूफ भी नहीं है कि यार आपने बताया ही नहीं, क्योंकि आपने जुबान से बता दिया, कल को बंदा मुकर जाए। ठीक है। तो इसके अलावा पुअर ट्रांसमिशन क्वालिटी इफ बाय टेलीफोनिक, या आप इसको यूज कर रहे हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि क्वालिटी में इशू आ सकता है, सिग्नल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बात कट सकती है।